आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत मूल्यह्रास, प्रावधान एवं संचय अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके पहले मूल्यह्रास का आशय समझ चुके हैं। मूल्यह्रास स्थायी संपत्तियों के मूल्यों में होने वाले किसी भी कारण से होने वाले उनके मूल्यों में जो कमी आती है उसे ह्रास के नाम से जाना जाता है। मशीनों के स्थायी प्रयोग या निरंतर उपयोग होने की वजह से या अन्य किसी कारण से धीरे धीरे होने वाली स्थायी कमी को ही ह्रास या मूल्यह्रास कहते हैं। इस मूल्यह्रास को घटौती, घिसारा या अवक्षय के नाम से भी जाना जाता है। इस मूल्यह्रास के अंतर्गत पिछले अध्याय में इनके लक्षण, विशेषता, मूल्यह्रास उत्पत्ति के कारण या ह्रास आयोजन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इन सब का अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आते हैं मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व के बारे में। तो किसी संपत्ति पर प्रतिवर्ष कितना मूल्यह्रास लगाया जाए, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अतः उचित मूल्यह्रास आयोजन के लिए विनियोजकों को निम्नलिखित तथ्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जिनमें पहला है संपत्ति का लागत मूल्य। उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य जान लेना अति आवश्यक है जिसका ह्रास निकाला जाने वाला है। संपत्ति का लागत मूल्य में क्रय मूल्य, उनके परिवहन व्यय और स्थापना व्यय आदि को जोड़ दिया जाना चाहिए। दूसरा है मरम्मत व्यय। जब तक मशीन चलेगी तब तक का अनुमानित मरम्मत व्यय का अनुमान पहले से कर लेना चाहिए। इससे ह्रास की गणना में भी सुविधा होती है। तीसरा है संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। व्यवसाय की कुछ मशीनें इस प्रकार की होती है जिन पर मरम्मत के अतिरिक्त कई पूंजीगत खर्च भी करने पड़ते हैं। ऐसी मशीनों का ह्रास निकालते समय इन व्ययों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चौथा, संपत्ति का जीवन काल। ह्रास की राशि निर्धारण में संपत्ति का जीवन काल महत्वपूर्ण सहयोग देता है, अतः इसका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। पांचवा है अवशेष मूल्य। ह्रास निकालने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किसी भी संपत्ति के अवक्षय की राशि निश्चित करने के लिए उस संपत्ति के अवशेष मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। अवशेष मूल्य होता क्या है? अवशेष मूल्य वह मूल्य है जो संपत्ति के बेकार होने के परिणाम स्वरूप उसे बेचने से प्राप्त होता है। इस तरह से अवशेष मूल्य को अवशिष्ट मूल्य भी कहा जाता है। अर्थात जब संपत्ति पूरी तरह से बेकार हो जाती है और उस संपत्ति को जब बेच दिया जाता है तो बेकार संपत्ति के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि को ही अवशेष मूल्य के नाम से जाना जाता है। छठवां है कंपनी अधिनियम का पालन करना। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 एवं 350 का पालन प्रत्येक व्यापारी को ह्रास की राशि निश्चित करते समय करना आवश्यक होता है। सातवां है परिस्थितियों का ध्यान। संपत्तियों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यापार की परिस्थितियों के कारण भी संपत्ति पर कम या अधिक बोझ बढ़ता है। संपत्ति का कितने समय प्रयोग होगा तथा कितने समय बेकार रहेगी, ह्रास की राशि निश्चित करते समय इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। आठवां है नए आविष्कारों का अनुमान। ह्रास की राशि तय करते समय प्रत्येक व्यापारी भविष्य में होने वाले नए परिवर्तनों का अनुमान भी लगा लेता है। उसे यह भी सोच लेना चाहिए कि कब किस परिस्थितियों में नए आविष्कारों के कारण
उसकी मशीनें बेकार हो जाएगी। इसमें यह कठिनाई अवश्य होती है कि वह आविष्कारों का सही अनुमान नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट है संपत्ति के विनियोग पर मिलने वाला ब्याज। पूंजी का वह भाग जिसे संपत्ति खरीदने में लगाया गया है उसे कहीं और विनियोजित किया जाता है तो यह निश्चित ही इस विनियोजन से प्राप्त ब्याज होता। अतः प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य में ब्याज जोड़कर मूल्यह्रास की गणना की जानी चाहिए। इस तरह से मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व में संपत्ति का जीवन काल, उसके मरम्मत व्यय, संपत्ति पर किए जाने वाला पूंजीगत व्यय, संपत्ति का जीवन काल, उसका अवशिष्ट मूल्य, भारतीय कंपनी अधिनियम का पालन करना, परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास का निर्धारण करना, नए आविष्कारों का अनुमान लगाकर मूल्यह्रास का निर्धारण करना और संपत्ति के विनियोग पर मिलने वाला ब्याज शामिल है। इसके बाद मूल्यह्रास ज्ञात करने की पद्धतियों में मूल्यह्रास संपत्तियों की प्रकृति या स्वभाव में भिन्नता के कारण ह्रास की निम्नांकित पद्धतियाँ प्रचलित है, जिनमें स्थायी किस्त पद्धति, घटती शेष पद्धति, वार्षिक वृत्ति पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक प्रश्न है, क्या भूमि पर ह्रास लगाया जाता है? भूमि का जीवन अनंत होता है, अतः इस आधार पर ह्रास का प्रबंध सामान्यतः नहीं किया जा सकता। किंतु यदि भूमि ऐसी है जिसका उपयोगी जीवन सीमित है तो इस भूमि पर ह्रास का प्रबंध किया जाता है, जैसे कि पट्टे पर ली गई भूमि आदि। इस भूमि पर ह्रास लगाया जाना उचित होता है। अब क्या ह्रास एक व्यापारिक व्यय माना जाता है? ह्रास मशीनों से ली गई सेवाओं का प्रतिफल है। अन्य व्ययों की तरह ह्रास से भी व्यापार का लाभ प्रभावित होता है। व्यापार में लाभ हो या हानि, प्रत्येक दशा में जिस प्रकार नौकर की सेवाओं के बदले वेतन देना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार लाभ अथवा हानि होने पर मशीन की सेवाओं के बदले भी ह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। पर्याप्त लाभ न होने पर भी ह्रास की व्यवस्था आवश्यक माना जाता है। ह्रास व्यापार के लाभ के विरुद्ध एक स्वप्रेरणा से दिया हुआ दान नहीं है, वरन यह व्यापार का एक खर्च माना जाता है। उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ह्रास व्यापार का एक आवश्यक खर्च है, अतः व्यापार में लाभ हो या हानि, इनका आयोजन अवश्य करना चाहिए। अब हम आते हैं स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति। इस पद्धति से तात्पर्य यह होता है कि मूल्यह्रास अपलेखित करने की ऐसी पद्धति से है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष एक स्थायी राशि ही ह्रास के रूप में अपलेखित की जाती है, या प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान होने के कारण इस पद्धति को स्थायी किस्त पद्धति कहा जाता है। इसे मूल लागत पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिवर्ष ह्रास की गणना संपत्ति की मूल लागत पर की जाती है। इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष ज्ञात की गई राशि को यदि रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाए तो ह्रास की राशि को प्रदर्शित करने वाली रेखा सीधी होती है। इसलिए इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान होती है। इसे यदि एक रेखा के माध्यम से बतलाया जाता है तो प्राप्त होने वाली रेखा एकदम सीधी होती है, इसलिए इस पद्धति को सीधी रेखा पद्धति भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं में ह्रास की राशि प्रति वर्ष एक समान रहती है। संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलेखित किया जा सकता है। ह्रास की गणना इस पद्धति में बार बार नहीं करनी पड़ती
और यह पद्धति कम मूल्य तथा कम जीवन वाली अवधि वाली संपत्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मूल्यह्रास की इस पद्धति की गणना में दो विधि प्रचलित है, जिनमें पहला विधि सूत्र विधि है और दूसरा है प्रतिशत विधि। इसके बाद अब हम आते हैं घटती किस्त पद्धति। अपलेखित मूल्य पद्धति से आशय या घटती शेष पद्धति से आशय ह्रास अपलेखित करने की ऐसी पद्धति से है जिसमें किसी संपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक वर्ष उसके पुस्तकीय मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। इस पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष ह्रास की गणना संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर की जाती है। इसलिए इस पद्धति को घटती शेष पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति को ह्रासमान शेष पद्धति, क्रमगत ह्रास पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार ह्रास की राशि प्रति वर्ष क्रमशः घटती जाती है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें प्रति वर्ष ह्रास की राशि घटती जाती है। इस पद्धति के अनुसार ह्रास की गणना प्रति वर्ष संपत्ति की प्रारंभिक शेष पर की जाती है। इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के मूल्य को शून्य तक अपलेखित कभी नहीं किया जा सकता। इस पद्धति में ह्रास की दर हमेशा ऊंची रखी जाती है और यह पद्धति आयकर अधिनियम के अनुसार इसे कानूनी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति के लाभ के अंतर्गत इस पद्धति में लाभ हानि लेखे में उचित प्रभाव अर्थात सही प्रभाव पड़ता है। इसका गणना बहुत ही आसान माना जाता है। अधिक लागत वाली संपत्तियों के लिए यह पद्धति उपयुक्त मानी जाती है और वर्ष के मध्य में संपत्ति में की गई वृद्धि के समय इस संपत्तियों पर जो ह्रास की गणना की जाती है वह ह्रास निकालते समय इसमें आसान होता है। यह पद्धति भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार इस पद्धति को मान्यता प्राप्त है और इस संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य तक इसमें नहीं घटाया जा सकता। इसके बाद इस पद्धति के जो दोष है उसमें लागत से प्राप्त ब्याज पर इस पद्धति में ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरा है प्रतिस्थापन व्यय हेतु शेष नहीं, अर्थात घटती शेष प्रणाली से ह्रास निकाला तो जाता है लेकिन पुरानी मशीन के प्रतिस्थापन के लिए इस पद्धति में कोई कोष नहीं बनाया जाता। इस पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य शून्य तक अपलेखन नहीं किया जा सकता। अतः ऐसी संपत्तियां जिनके प्रयोग काल के पश्चात कोई मूल्य नहीं रह जाता, इस पद्धति यह प्रणाली अच्छी नहीं मानी जाती। ह्रास निकालते समय प्रत्येक वर्ष अवक्षयण की गणना की जाती है। नई वृद्धि अर्थात नई मशीन के जोड़ने के बाद यह प्रणाली अधिक सरल नहीं रह जाती। इसमें ह्रास की गणना करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अब हम आते हैं दर के साथ प्रति वर्ष शब्द का महत्व। जब ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द न हो तो क्रय वर्ष, यदि ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द न लगा हो तो क्रय वर्ष में संपत्ति पर ह्रास पूरे वर्ष पर लगाया जाता है, भले ही उसे किसी भी तिथि पर खरीदा गया हो। और यदि इस मशीन को बेचा जाए तो उस वर्ष प्रति वर्ष शब्द दर के न होने पर ह्रास नहीं लगाया जाता, भले ही मशीन वर्ष में किसी भी तिथि पर बेची गई हो। जब ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द हो तो मशीन खरीदने पर ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द हो तो खरीदे हुए मशीन या क्रय वर्ष में क्रय तिथि से वर्ष के अंत तक अर्थात जब जिस तारीख को मशीन खरीदी जाती है उसी तारीख से वर्ष के अंत तक का ह्रास लगाया जाता है। और जब मशीन बेची जाए तो ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द होने पर विक्रय वर्ष में अर्थात जब मशीन बेची जाती है उस वर्ष में ह्रास की गणना वर्ष के प्रारंभ से लेकर मशीन बेचे जाने की तिथि तक की जाती है। अर्थात जब ह्रास की दर के साथ प्रति वर्ष शब्द हो तो मशीन बेचने पर
मशीन वर्ष के प्रारंभ से लेकर मशीन बेचे जाने तक की तिथि पर का हाश लगाया जाता है। 11th के चैप्टर में अर्थात इस कोर्स में हाश निकालने की बहुत सी पद्धतियाँ प्रचलित है, लेकिन कोर्स में सिर्फ 2 ही पद्धति, स्थायी किस्त पद्धति और घटती शेष पद्धति हमारे कोर्स में अध्ययन हेतु उपलब्ध है। शेष अगली पद्धति कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। यहाँ सिर्फ 2 पद्धतियों के बारे में बतलाया गया, स्थायी और घटती शेष पद्धति। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।